नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम आ चुके हैं निवेश कैफे में, जहां हमारी मुलाकात होने वाली है कुछ फर्स्ट टाइम सैलरी अर्नर्स से। उनसे हम करेंगे कुछ पैसों पर बातचीत, यानी उनकी कुछ मनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और साथ में हम देंगे कुछ सॉल्यूशंस भी। सैलरी अपने अकाउंट में पैसे आना कैसा फील होता है? पेमेंट करना होता है तो खुद का फोन निकालो, यूपीआई पेमेंट करो और फटाक से पेमेंट्स हो जाते हैं। तो जो बचा हुआ है पैसा वो मैं पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। मैम बचाना तो चाह रहे हैं लेकिन खर्चे इतने की बचा नहीं पा रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँ, कैसे अचीव कर पाऊँ इस गोल को। मेरी सैलरी उतनी है नहीं, तो मैं अभी एफडी में या एसआईपी में क्यों डालूं? इन्वेस्टमेंट तो करनी है बट समझ में नहीं आता करे कहाँ, क्योंकि इतने सारे स्कीम्स हो रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स निवेश कैफे। हेलो एवरीवन, आप लोग सब ऐसे लग रहे हैं कि क्लासरूम में बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कैफे में बैठे हैं हम लोग। आपको भी कॉफी भी पिलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। तो आज हम लोग आपकी भी बात सुनेंगे, अपनी भी बात रखेंगे, सो दैट आप बेटर इन्वेस्टर्स बन सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देश के युवाओं के बीच में मैं बैठी हुई हूँ, वो युवा जो अपनी कमाई करना अभी अभी इन्होंने शुरू किया है। तो प्रद्युम्न, आप मुझे बता रहे थे सैलरी अपने अकाउंट में पैसे आना कैसा फील होता है? सबसे पहले तो मैम डिपेंडेंसी है वो पेरेंट्स पे जो थी वो खत्म हो गई है, और इसके साथ ही कुछ भी पेमेंट करना होता है तो खुद का फ़ोन निकालो, यूपीआई पेमेंट करो और फटाक से पेमेंट्स हो जाते हैं। एक्साइटमेंट होती है और बहुत खुशी होती है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट सैलरी से किसको खुशी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ना, जब मुझे पैसा मिलता है फर्स्ट सैलरी में, तो उसी टाइम मैं सोचती हूँ कि शॉपिंग के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग, देन आफ्टर दैट तो जो बचा हुआ है पैसा वो मैं पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। हाँ, पहली सैलरी की खुशी तो डेफिनेटली सबको होती है, इन्हें भी है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि खर्च करने की आज़ादी उनको मिल गई है। खर्च तो कर रहे हैं लेकिन बचा रहे हैं क्या? इनसे ही पूछते हैं, कौन है जो बचा रहा है यहाँ पर? आप बचाते हैं? मैम बचाना तो चाह रहे हैं लेकिन खर्चे इतने की बचा नहीं पा रहे, तो आप बताएं कैसे बचाया जाए। ओके, तो आपने मुझसे ही, मेरे ऊपर ही आपने अपना सवाल है कि बताइए कैसे बचाया जाए। बचाना सब चाहते हैं लेकिन बचता नहीं है पैसा जी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो फर्स्ट सैलरी है, कम मिल रही है और एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो खर्च तो बनता ही है कि खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन बचाना कैसे है? तो बचाने के बहुत सारे रूल्स हैं जो आप लोग इंटरनेट पे तो इतना जाते हैं। उसमें एक पॉपुलर रूल है 50-30-20, यानी आपको जो सैलरी मिल रही है उसका 50% आप अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए, कोई रेंट दे रहा होगा, कोई ऑफिस जा रहा है, मेट्रो से जा रहा है, कैब ले लिया, लेट हो गए, तो वो तो 50% उस पर जाएगा ही जाएगा, खाना पीना राशन। फिर 30% जो है थोड़ा घूमना फिरना, कॉफ़ी पीना, वो भी ज़रूरी है, शॉपिंग करना। यू अग्री विथ मी? क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा कि शॉपिंग करती हूँ फिर मम्मी पापा को पैसे भेजती हूँ। तो 30% शॉपिंग, दोस्तों के साथ आउटिंग, और 20% आप बचाइए। तो मुझे लगता है कि आज बचाएंगे, आज पैसा बचाएंगे, कल आपको पैसा बचाएगा। इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल लगता है। फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, फॉरेन वेकेशन पे। उनमें से मुझे एक कंट्री बाली डिसाइड करा है कि बाली में घूमूंगा, तो उसके लिए मुझे सेविंग्स करनी पड़ेंगी। मैं थोड़े बहुत पैसे बचाता हूँ हर मंथ। मैंने एक आरडी करा रखा है एसबीआई में, उसमें मैं हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। मैं जैसे ये आरडी में 1000 रुपये डाल रहे हैं, वैसे ही आप इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये डाल सकते हैं 5 साल। अच्छा समय भी होता है। और इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। जैसे आप आरडी में हर महीने पैसे डाल रहे हैं, वैसे ही आप इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में भी हर महीने 1000 भी डालेंगे, डालते रहेंगे 5 साल तक। तो सोचिए, अगर 10 से 12% के बीच में रिटर्न मिलेगा तो आरडी से तो बेटर रिटर्न मिल रहा होगा। डेफिनेटली बेटर है मैम, लेकिन इसमें पैसे डूबने के चांसेस तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ये जो होता है कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो ये सवाल, ये डर, ये फियर रहता है कि पैसा कहीं डूब ना जाए। और सुशांत, आपने बिल्कुल सही बोला कि मुझे ये लगता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं जिसमें एक फंड मैनेजर बैठ करके आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, जब मार्केट्स अप और डाउन जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो वो इक्विटी में यानी शेयर मार्केट
में ही निवेश कर रहा है। जब मार्केट्स ऊपर और नीचे जाते हैं ना, तो वो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। वो फंड मैनेजर कहता है कि भाई अब यहाँ बहुत रिस्क हो रहा है, तो इस पैसे को मैं यहाँ डाल देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। 1,000 रुपये डालते जाइए। जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर है, वो इंश्योर करेगा कि भाई आपके पैसे को मैं कैसे रिस्क उस पर कम करूं, रिटर्न कैसे जा। आप सीधा मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड के व्हीकल के जरिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे होंगे, तो आरडी से बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है। उससे पहले कैफे में बैठे तो कॉफी तो बनती है, राइट? तो चलिए कॉफी ले आइए प्लीज सबके लिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर और भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं कि आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? घर में अभी भी ऐसे जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं, जो पुराने ख्यालात के पेरेंट्स हैं, वो अभी भी यही सोचते हैं, मेरे घर में भी यही सोचते हैं कि एफडी और पीपीएफ स्कीम्स ही बहुत बेहतर है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो इससे पैसे डूब जाते हैं। और वो मुझे भी बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि तुम भी पीपीएफ और एफडी ही करो ताकि तुम्हारे पैसे सेफ रहें, पैसा डूब ना जाए। ये बड़ा खतरा, कैपिटल की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पे, लेकिन क्या जो आप पैसा लगा रहे हो वही आपको तो नहीं चाहिए ना, आप चाहते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिले। हाँ, सबको लगता है कि थोड़ा जो पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा कैसे मिलता है, तो वो ज़्यादा के लिए ना आपके पैसे को मेहनत करनी पड़ेगी। वो बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, पीपीएफ बहुत अच्छे निवेश है, पर वो जब दौड़ते हैं ना उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लेकर आई हूँ, ठीक है? 1,000 रुपये अगर प्रद्युम्न ने लगा दिए बैंक एफडी में या आरडी में, जिसमें हर महीने वो डाल रहे हैं 20 साल तक करेंगे कंसिस्टेंटली, उसमें रिटर्न इनको 6.5% का मिल रहा है। तो जो वो 1,000 रुपये जो डाल रहे हैं 20 साल तक, तो वो 20 साल के बाद बनेंगे 4,60,000 रुपये। लेकिन अगर वही 1,000 रुपये, अमाउंट वही है, टाइम वही है, उसको वो डाल देते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में सीधा मतलब यही नहीं कि आप सीधा इक्विटी में ही डाल रहे होंगे, आप इंडेक्स फंड जैसे चुन सकते हैं, या आप हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट्स होते हैं। तो आपने वो सिप की जिसमें आपने 20 साल तक आप वो करते रहे और आपको एक रिटर्न जो है वो 12% का मिलता है ये 20 साल में। वहाँ पर भी 1,000 डाल रहे हैं, यहाँ पर भी 1,000 डाल रहे हैं, 20 साल का वक्त दे रहे हैं। वहाँ 6.5 में आपने 4,60,000 जोड़े और यहाँ पे 12% के हिसाब से मैंने माना है, तो आपका जो रिटर्न बन रहा होगा वो बन रहा होगा 9,90,000। ओके, सो ऑल क्लियर? आप कन्विंस हैं मेरी इस बात से प्रद्युम्न? मैम ये क्लिप मैं अपने पापा को दिखाने वाला हूँ, तो वो फिर मुझे सुनाएंगे कि तुम फिर से उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हो। ट्रैप नहीं है, पापा को कहिए ये ट्रैप नहीं है भाई, मुझे इस ट्रैप से निकलना है, महंगाई को मात देना है। पापा को दिखाइएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। स्मृति मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कह रही थी और स्मृति से ही सुनते हैं। स्मृति, आप कन्विंस्ड हैं मैं जो कह रही हूँ, लेकिन आपका एक थॉट है, वो बताइए। मैं कन्विंस हूँ जो आप कह रही हैं, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरी सैलरी उतनी है नहीं, तो मैं अभी एफडी में या एसआईपी में क्यों डालूं? तो इस क्यों का जवाब है कि भाई आप जब यंग हैं और जब आप अब बहुत जल्दी जब इस सफ़र को शुरू करेंगे ना, तो ज़्यादा लंबा फासला तय कर पाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली में बहुत पावरफुल है और इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप यंग एज में शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेकर आई हूँ। ये जो कंपाउंडिंग की मैंने बात की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आप तय करते हैं कि आप जब तक 7 साल के होंगे आप निवेश अपना करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और आपके पास यानी पूरा 35 साल का समय रहता है। और एक कहता है कि भाई स्मृति की तरह मैं थोड़ा रुक के करूँगा, मैं थोड़े और पैसे इकट्ठा करूँगा, मैं बहुत यंग हूँ, मैं थोड़ा रुक के करूँगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो एक जो 25 साल में शुरू कर देगा इन्वेस्टमेंट, जो 35 साल देगा, 5,000 रुपये की वो अगर SIP भी कर रहा है, 12% का रिटर्न मिल रहा है और 35 ईयर्स तक करेगा, तो वो जमा करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 21 लाख की, और इस पर जो 12% का रिटर्न मिलेगा वो 2.24 करोड़ जमा कर रहा होगा जब वो 60 साल का होगा। आपने कहा कि मैं 10 साल एंजॉय करूंगा, फिर 35 का जब होगा तब निवेश शुरू करूंगा। आपके पास बचेंगे 25 साल, 5,000 ही आप करेंगे, 12% का ही रिटर्न मिलेगा। आप जमा कर रहे होंगे 15 लाख और 60 साल में आपके कॉर्पस जो बनेगा वो बनेगा 93 लाख। लेकिन जिसने 10 साल एक्स्ट्रा दिए
वो 2 करोड़ प्लस के कॉर्पस में बैठा होगा। सिमरा, आपका कोई सवाल है? यस मैम, इन्वेस्टमेंट तो करनी है बट समझ में नहीं आता करे कहाँ, क्योंकि इतने सारे स्कीम्स हो रहे हैं। इंडेक्स फंड एक होते हैं जो कि मार्केट के इंडेक्स को ही मिरर करते हैं, नो ब्रेनर फंड्स होते हैं। आपको कोई ये नहीं देखना है कि कौन सा स्टॉक बाहर जा रहा है, कौन सा स्टॉक अंदर आ रहा है। निफ्टी 50 सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले ये स्कीम्स होते हैं, सीधा सीधा मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न देंगे। लॉन्ग टर्म का नज़रिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको विश्वास है ना कि भारत बढ़ने वाला है, भारत के बाजार बढ़ने वाले हैं। या फिर एक हाइब्रिड फंड जिसमें आपको थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा गोल्ड, मतलब 3 चीज़ों का, मल्टीपल एसेट्स का वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी हो सकता है, जिसमें आपका पैसा जो है थोड़ा सा इक्विटी में लग के, थोड़ा सा डेट में लगा करके रिस्क को कम करने की भी कोशिश की जाती है। तो इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड्स जो बिगनर्स हैं, जो अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ और सवाल हम ले सकते हैं, कुछ फियर्स में बात कर लेते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आप कुछ अपने फियर्स के बारे में बता रहे थे। अगर बीच में रुक जाए, अगर मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ बीच में, तो क्या होगा? ओके, या सो जब आप कहीं सफ़र करते हैं, यस, शैजू आपका नाम हुआ, तो कई सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी अगर रुक गई, आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी आपकी रुक गई है, तो आप क्या करते हो? गाड़ी अगर रुक गई है तो आई विल, उसको छोड़ करके भाग तो नहीं जाओगे? नहीं वो तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी को बुलाऊंगा, मैकेनिक या मैकेनिक को बुलाएंगे, या वो क्योंकि मैकेनिकल काम है। यस, गाड़ी छोड़कर नहीं भागेंगे। नहीं वही इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही रूल है, छोड़कर नहीं भागना है, पॉज कर देना है, रुक जाएगा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि स्मृति अभी हमें बता रही यस कि इन्होंने नौकरी की, फिर इन्होंने उसको छोड़ा, फिर अब सेकंड इनिंग पर आई हैं, तो इनको लग रहा है वो जो गलती हुई दोबारा रीस्टार्ट कीजिए ना। रीस्टार्ट बटन दबाने का ऑप्शन आपके हाथ में है इन्वेस्टमेंट में। हो सकता है अभी आपकी जो इनकम लेवल है, बीच में हो सकता है, हम इतनी सारी नौकरियों को जाते हुए भी देख रहे हैं, तो हो सकता है उसको वहाँ पे आपके पास वो मीन्स नहीं हो कि आप वो पैसा वहाँ पे जमा कर सको, तो रोक दो, लेकिन रोकने में कोई बुराई नहीं है। रीस्टार्ट दबाना बहुत ज़रूरी है। अबैंडन करके छोड़ेंगे नहीं अपनी गाड़ी को, वैसे ही निवेश को भी छोड़ के भागना नहीं है। थोड़े दिन रोक दीजिए, जेब में पैसे नहीं तो क्या करेंगे, रोक दीजिए, पर फिर रीस्टार्ट। यस, रीस्टार्ट। तो फियर्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ तो रीस्टार्ट बटन दबा दिया, लेकिन करुणानिधि जो है वो अपनी एक बात मुझे समझा रहे थे। करुणानिधि, क्या है? मैम, आज के टाइम में क्या है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो इस टाइम मेरी सैलरी यानी बहुत ज़्यादा लो है और एक्सपेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से क्या है कि जो लोन्स हैं, लोन्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो अब जब लोन्स मिल जाते हैं तो फिर लोन्स की जो EMIs हैं तो वो भी पे करनी है, तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में सेविंग्स हो नहीं पाती। जब सेविंग्स नहीं हो पाती तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ? लोन ट्रैप, ये ना आजकल इतने इजी लोन अवेलेबल हैं कि सभी को मिल जाता है। आप लोग अग्री करते होंगे, आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस, सैलरी आती है, मैसेजेस भी आने लगते हैं, कॉल्स आने लगते हैं। तो यहीं पर बात आती है कि आपको इसके बीच में तय करना होगा कि आपकी ज़रूरत कितनी है, और आप जो ले रहे हैं वो लोन जिस पर्पस के लिए, वो कितना ज़रूरी है। ख्वाहिशें तो 1000 हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, गैर ज़रूरी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ना होगा। ओके, सो इस निवेश कैफ़े की बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वक्त निकाला, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स हमारे साथ शेयर किए, एंड आई होप हम इनके कुछ फियर्स का जवाब दे पाए हों, इनके ड्रीम्स को आगे पूरा करने में हम मदद कर पाए हों, और यही मकसद है निवेश कैफ़े का। SBI म्यूचुअल फंड के निवेश कैफ़े में आज हमारे साथ थे ऐसे युवा जिन्होंने अपनी पहली नौकरी शुरू की है। अब नई नौकरी और नया पैसा खुशी तो देता है, लेकिन मन में कई सवाल भी पैदा करता है। जैसे शशांक की उलझन है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन बच नहीं पा रहा। बात सही भी है, नहीं तो नहीं, कई बरसों से नौकरी कर रहे लोगों के साथ भी ये दिक्कत है। तो इसका सलूशन क्या है? मैंने बताई बजटिंग की ट्रिक। 3 हिस्सों में बांटो सैलरी। 50% जरूरी खर्च, 30% लाइफस्टाइल पर खर्च, और 20% केवल और केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। है ना मजेदार ट्रिक? अब सुशांत की दिक्कत सुन लेते हैं। इन्हें लॉन्ग हॉलिडे पर जाना है, नई नौकरी जो लगी है, रिलैक्स करने का मूड है। सुशांत पैसा तो बचा रहे हैं और फिक्स इनकम प्रोडक्ट में लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि इक्विटी वाला प्रोडक्ट चुनिए।
अच्छे फंड में पैसे लगाएं। पैसे की सेफ्टी ऐसे होगी फिक्स जब आप रेगुलेटेड प्रोडक्ट में ही निवेश करेंगे। एक दिलचस्प सवाल आया कि पहली सैलरी के साथ ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें? भाई कुछ दिन मौज कर लें, पैसा तो फिर भी जोड़ लेंगे। तो गुरु ऐसा है कि आप कर रहे हो गलती। सुन लो मेरी बात, जल्दी निवेश इज इक्वल टू बड़ी पूंजी। कंपाउंडिंग का बढ़िया मौका मिलता है और अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और सवाल मेरे पास आया कि निवेश अगर बीच में रोकना पड़ जाए तो क्या करेंगे? वाजिब बात है, बहुतों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरी मानो तो जैसे ही पैसा आए यानी दिक्कत दूर हो जाए तो इस पैसे को फिर लगाओ और निवेश का इंजन फिर चलाओ। और आखिरी बात कि कर्ज के जाल से कैसे बचे। शॉपिंग सबको करनी है, लेकिन क्या इस शॉपिंग पर ब्रेक लगा सकते हैं? क्योंकि शॉपिंग ज्यादा करेंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो भैया काम ये करो कि अपनी जरूरत को समझो, तभी कर्ज लो जब जरूरी हो, बेवजह खरीद से बचो। तो निवेश कैफे में आपके पैसों और इन्वेस्टमेंट की बात यूं ही चलती रहेगी। जल्द मुलाकात होती है अगले निवेश कैफे में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।